Hey everybody, welcome back to my YouTube channel. So I know it have been a long time since I've made any video for you guys, but do not worry, from now onwards I'll try to be consistent. In today's video, we will start with the second chapter of your political science, that is the end of bipolarity. फर्स्ट चैप्टर की भी ग्लिम्स देखेंगे एज इट इज़ डिलीटेड फ्रॉम आवर सिलेबस, लेकिन सेकंड चैप्टर पूरा फर्स्ट चैप्टर के ऊपर ही बेस्ड है. सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. तो सबसे पहले शुरू करें तो देखो, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हमारा जो वर्ल्ड है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया था, दो सुपर पावर्स में वी कैन से, दैट इज़ यूएसए एंड यूएसएसआर. ठीक है, यूएसएसआर और यूएसए, इसी को बोलते हैं बायपोलैरिटी. बायपोलैरिटी का मतलब पूरी वर्ल्ड दो हिस्सों में, दो सुपर पावर्स में बट गया था, उसको हम बायपोलैरिटी बोलते हैं. ठीक है, यूनिपोलर यानी कि एक सिंगल सुपर पावर, बाद में यूनिपोलर भी हमारा वर्ल्ड हुआ था, यानी कि जिसमें सुपर पावर कौन था, यूएसए. तो कैसे बायपोलैरिटी यानी कि दो सुपर पावर्स जो चल रही थी वो कैसे एंड हुई वो हम देखेंगे इस चैप्टर के अंदर, और कौन सी सुपर पावर एंड होने वाली है, यूएसएसआर. ठीक है, सो ये ग्लिम्स था थोड़ा सा चैप्टर नंबर 1 का. Now let's start with the overview. The Berlin Wall, which had been built at the height of Cold War and was its greatest symbol. अब Cold War का भी मतलब समझ लेते हैं. Cold War का मतलब होता है बिना वेपन्स के लड़ाई. अब बिना वेपन्स के कैसे लड़ाई हो रही थी, देखो, यूएसए और यूएसएसआर ये कॉन्टीन्यूसली आर्म रेस में लगे हुए थे, यानी कि ये भी वेपन्स बना रहे थे, ये भी वेपन्स बना रहे थे, लेकिन ये आमने सामने नहीं लड़े थे उस पीरियड के अंदर, मतलब दूर दूर से लड़ाई चल रही थी. यूएसएसआर कुछ और कर रहा था, कुछ पार्ट्स को अपने कंट्रोल में ले रहा था, और यूएसए कुछ पार्ट्स को अपने अंडर कंट्रोल ले रहा था. क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हुआ, यानी कि कुछ ऐसे टाइम पीरियड्स या कुछ ऐसे पॉइंट्स आए जिनके बीच में मतलब वॉर तो चल रही थी लेकिन बिना वेपन्स के थी, तो उसी को कोल्ड वॉर बोला जाता है. और ये कोल्ड वॉर का टाइम पीरियड कब से कब तक था, 1945 से लेके 1991 तक. The Berlin Wall, which had been built at the height of Cold War and was its greatest symbol, was toppled by the people in 1989. अब बर्लिन वॉल जो है कोल्ड वॉर के सिंबल के तौर पे बनाई गई थी. ठीक है, ये बर्लिन वॉल जो थी ना, ये कोल्ड वॉर का एक सिंबल थी. ये टोपल्ड यानी कि लोगों के द्वारा गिरा दी गई थी 1989 के अंदर. ठीक है, आई होप ये समझ में आया होगा. और एक और बात बता देती हूँ, यूएसए और यूएसएसआर बहुत टाइम पहले एक ही उस कैटेगरी में आते थे, लेकिन आइडियोलॉजी के वजह से ये दो सुपर पावर्स बन गए. यूएसए फॉलो करता था डेमोक्रेसी और कैपिटलिज्म को, यानी कि प्राइवेट ओनरशिप को, और यूएसएसआर फॉलो करता था कम्युनिज्म को और सोशलिज्म को, कि भाई सारी जो प्रॉपर्टी है वो स्टेट ओन करेगा या फिर स्टेट ही सब चीज़ों को कंट्रोल करेगा. ये फॉलो करते थे यूएसएसआर वाले. ठीक है, नाउ अब एक और बात बता दूं, 1945 से लेकर 1991 तक मैंने आपको बताया, इस टाइम पीरियड तक कोल्ड वॉर चली थी. 1991 के अंदर ख़त्म हो जाती है जब यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो जाता है, यानी कि टूट जाता है अलग अलग रिपब्लिक्स में. और 1945 में ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर का एंड हुआ था, और वहीं से ये बायपोलैरिटी जो है ये शुरू भी हुई थी. आई होप ये चेन ऑफ इवेंट्स आपको समझ में आ रही होगी. नाउ अब ये जो ड्रामेटिक इवेंट थी, इसके बाद और भी बहुत सारी ड्रामेटिक इवेंट्स होती चली गई, जिससे धीरे धीरे ये सेकेंड वर्ल्ड कोलैप्स हो गया. अब ये सेकेंड वर्ल्ड क्या है, सेकेंड वर्ल्ड का क्या मतलब है, यूएसएसआर. ठीक है, ये सेकेंड वर्ल्ड पावर था ना, तो इसी को सेकेंड वर्ल्ड बोला जाता है, क्योंकि पूरी वर्ल्ड की जो कंट्रीज थी ना वो या तो यूएसएसआर की तरफ थी या यूएसए की तरफ थी, या फिर किसी की तरफ भी नहीं थी. ठीक है, और ऐसे ही जब यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हुआ, टूट गया, ख़त्म हो गया, इसके बाद ही कोल्ड वॉर भी ख़त्म हो गई. जर्मनी जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे डिवाइड हो गया था, वो इसके ब्रेक डाउन के बाद यूनिफाई हो गया. एक के बाद एक जो 8 यूरोपियन कंट्रीज़ जो कि सोवियत ब्लॉक का, यानी सोवियत ब्लॉक क्या है, वो कंट्रीज़ जो सारी यूएसएसआर के अंडर आती थी उसी को बोला जाता था सोवियत ब्लॉक. ठीक है, या फिर सोशलिस्ट ब्लॉक. ठीक है, वो 8 यूरोपियन कंट्रीज़ भी आती थी. इसके अंदर कौन कौन सी टाइप्स की कंट्रीज़ आती थी, इसके अंदर आती थी ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज़, कुछ रिपब्लिक्स आते थे जैसे कि रशिया वगैरह, एंड कुछ आती थी इसके अंदर सेंट्रल एशियन कंट्रीज, स्तान वाली कंट्रीज जैसे तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ये वाली कंट्रीज़. तो ईस्ट की जो है ना 8 कंट्रीज़ आती थी. तो एक एक करके उन सभी ने कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को हटा दिया बहुत ज़्यादा डेमोन्स्ट्रेशंस के थ्रू, यानी कि बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट के थ्रू उन्होंने कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को रिप्लेस कर दिया था. अब कोल्ड वॉर भी ख़त्म होती चली गई धीरे धीरे, और इससे क्या हुआ,
सोवियत यूनियन ख़त्म हो गया, कोल्ड वॉर ख़त्म हो गई, ठीक है। और इससे हमारे देश के ऊपर, इंडिया के ऊपर क्या इम्पैक्ट आया, दूसरी वर्ल्ड की कंट्रीज़ के ऊपर क्या इम्पैक्ट आया, अब डिसइंटीग्रेशन के क्या कॉन्सिक्वेंसेज रहे, ये सब कुछ हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज। व्हाट वाज सोवियत सिस्टम? सोवियत सिस्टम क्या था? अब यूएसएसआर भी हम बोलते हैं सोवियत सिस्टम को, यानी कि यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स। मार्क इट एज स्टार, ये फुल फॉर्म आ सकती है एग्जामिनेशन के अंदर, ठीक है। अब यूएसएसआर कब फॉर्म हुआ था? जब सोशलिस्ट रेवोल्यूशन हुआ था रशिया के अंदर 1917 में। जैसे कि डेमोक्रेसी के लिए रेवोल्यूशंस होते हैं, वैसे ही सोशलिस्ट आइडियोलॉजी के लिए रेवोल्यूशंस हुए थे रशिया के अंदर। उसके बाद 1970 के अंदर यूएसएसआर की फॉर्मेशन हो गई थी। नाउ अब ये जो है ये सोशलिज्म से इंस्पायर्ड था और ये कैपिटलिज्म को बिल्कुल अपोज करता था। और यूएसएसआर की फॉर्मेशन क्यों की गई थी? यूएसएसआर फॉर्म किया गया था एग्लिटेरियन सोसाइटी के लिए, यानी कि एक ऐसी सोसाइटी जिसमें हर तरीके से सब इक्वल होंगे, इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से, सोशल पर्सपेक्टिव से, हर एक तरीके से, ठीक है। अब ये इक्वालिटी के प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस्ड था। अब जो ये इकोनॉमी बनेगी, ये सोवियत सिस्टम बनेगा, इसके अंदर इकोनॉमी, सोसाइटी, सब कुछ कौन कंट्रोल करेगा? स्टेट। ऐसा वहाँ पर डिसाइड किया गया था। कम्युनिज्म का मतलब ही ये होता है, ठीक है। सोसाइटी कौन चलाएगा? स्टेट। स्टेट कौन है? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के अंदर सब कुछ होगा। सारी प्रॉपर्टी जो भी है, रिसोर्सेज है, कोई प्राइवेट ओनरशिप नहीं होगी। प्राइवेट ओनरशिप इवन इलीगल मानी जाती थी, ठीक है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे सोवियत यूनियन ने बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज़ की मदद करी थी आर्मी के थ्रू, ठीक है। अब उनको इसने अपने कंट्रोल के अंडर ले लिया और जो ये सारी कंट्रीज़ जो यूएसएसआर के अंडर आई, इन सभी को बोला गया सेकेंड वर्ल्ड या फिर सोशलिस्ट ब्लॉक, ठीक है। व्हाट इट इज़ नोन एज सोशलिस्ट ब्लॉक और सेकेंड वर्ल्ड। अब वॉर्सा पैक्ट भी आता है। वॉर्सा पैक्ट क्या होता है? एक मिलिट्री अलायंस या फिर एक मिलिट्री अलायंस बना गया। मतलब जो भी ये कंट्रीज़ यूएसएसआर में आई, ये एक मिलिट्री प्रोटेक्शन देंगी, इनकी एक ही मतलब मिलिट्री होगी, वेपन्स बनाएंगी, तो इसी को मिलिट्री अलायंस, मतलब मिलिट्री के तौर पर ये एक ग्रुप बन गई थी। इसी को बोला जाता है वार्सा पैक्ट। और इस ब्लॉक का लीडर कौन था? यूएसएसआर। अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूएसएसआर या फिर सोवियत यूनियन, हम पूरा कह सकते हैं, इस पूरे को बोला जाता है सोवियत यूनियन। सोवियत यूनियन बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गया था। वर्ल्ड में यूएसए के बाद सबसे ज़्यादा डेवलप्ड इकोनॉमी इसी की थी। सोवियत इकोनॉमी ही सबसे ज़्यादा डेवलप थी यूएसए के बाद। इसके अंदर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशन नेटवर्क था, ठीक है। बहुत ज़्यादा एनर्जी रिसोर्सेज थे इसके अंदर, जैसे कि ऑयल, आयरन, स्टील, मशीनरी बहुत ज़्यादा ये प्रोड्यूस करता था। और ट्रांसपोर्ट सेक्टर बहुत ज़्यादा एफिशिएंट था इसका, ठीक है। और डोमेस्टिक कंज्यूमर इंडस्ट्री भी थी सोवियत यूनियन के अंडर, यानी कि खुद ही प्रोड्यूस करते थे और कंज्यूम करते थे। पेन से लेके कार्स तक सब कुछ यही प्रोड्यूस करते थे। हाँ, इनकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं थी जितनी कि यूएस प्रोडक्ट्स की होती थी, ठीक है। नाउ अब इसका फ़ायदा भी था। सोवियत यूनियन में कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स भी थे, हम ये कह सकते हैं। क्या पॉजिटिव पॉइंट्स थे वो हम इस पैराग्राफ में पढ़ते हैं। देखो, सोवियत स्टेट जो है वो मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इंश्योर करता था। मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इंश्योर करता था, यानी कि सभी को बेसिक फैसिलिटीज़ मिल जाती थी। गवर्नमेंट सब्सिडाइज था, यानी कि जैसे इंडिया में क्या होता है, हेल्थ फैसिलिटीज़, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, एजुकेशन, ये सब कुछ गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड किया जाता है। वैसे ही इन सारी चीज़ों के ऊपर सब्सिडीज़ देती थी गवर्नमेंट, ठीक है। कोई अनएम्प्लॉयमेंट नहीं थी, सब एम्प्लॉयड थे। स्टेट ऑनरशिप थी, यानी कि ज़्यादातर जो रिसोर्सेज है वो स्टेट ओन करती थी सोवियत स्टेट के अंदर। अब इसके कुछ नेगेटिव फीचर्स भी हैं जो कि हम इस वाले पैराग्राफ के अंदर पढ़ लेते हैं। अब ये जो सोवियत सिस्टम था ना, ये ब्यूरोक्रेटिक और अथॉरिटेरियन था, यानी कि खुद से मनमानी करता था। सेंटर के पास सारी पावर थी, वो जो चाहे वो करवा देते थे, ठीक है, जिससे सिटीजन्स बहुत डिफ़िकल्टी फेस करते थे। डेमोक्रेसी की एब्सेंस थी और कोई भी कुछ भी नहीं बोल सकता था। फ्रीडम ऑफ स्पीच वॉज नॉट गिवन टू पीपल। वो अपने आइडियाज़, लोग अपने आइडियाज़ भी एक्सप्रेस नहीं कर पाते थे कि हाउ दे वर फीलिंग, ठीक है। जो भी इंस्टीट्यूशन थे सोवियत यूनियन में, उन्हें कुछ रिफॉर्म्स चाहिए थे, लेकिन एक पार्टी सिस्टम था, ठीक है। कम्युनिस्ट पार्टी का राज चलता था सोवियत यूनियन में, सभी इंस्टीट्यूशन उनके कंट्रोल के अंदर आते थे, तो वो कुछ एक्शंस ही नहीं लेते थे। वो अनअकाउंटेबल थे लोगों के प्रति, यानी कि कोई जवाब ही नहीं देते थे, वो कोई जवाबदेही ही नहीं होती थी उनकी, ठीक है। अब द पार्टी रिफ्यूज टू रिकॉग्नाइज द अर्ज ऑफ पीपल इन द 15 डिफरेंट रिपब्लिक्स दैट फॉर्म सोवियत यूनियन। अब सोवियत यूनियन 15 रिपब्लिक से मिलकर बना हुआ था, ठीक है।
अब उनके अंदर बहुत सारे अफेयर्स चलते रहते थे, जैसे कि कल्चर के ऊपर कुछ झगड़ा वगड़ा चल रहा है, लेकिन जो गवर्नमेंट है वो डिनाई कर देती थी, इग्नोर कर देती थी इन सारी चीज़ों से, ठीक है। अब रशिया एक बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग कंट्री माना जाता है, फिर पार्ट माना जाता है सोवियत यूनियन का, उस टाइम पे भी बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग था। उन लोगों की थोड़ी बहुत ज़्यादा सुन ली जाती थी, तो दूसरे इलाके के लोगों को लगता था कि भाई हम तो निगलेक्ट हो रहे हैं, हम पे तो कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है, हमें दबाया जा रहा है। सो दिस वॉज द फीलिंग विच वॉज डेवलपिंग, ठीक है। इन दी आर्म्स रेस, अब आर्म्स रेस क्या है, सोवियत यूनियन न्यूक्लियर वेपन्स, आर्मी के जो टूल्स हैं वो बनाई जा रही थी, यूएसए भी उसको कंपटीशन दे रहा था, तो इसी को बोला जाता है आर्म्स रेस। अब यूएसए जो है वो तो बनाता जा रहा था, सोवियत यूनियन भी कई टाइम पे उसे मैच कर लेती थी, लेकिन उसके कंपटीशन करने के चक्कर में उसे बहुत ज़्यादा ग्रेट कॉस्ट से सफ़र करना पड़ता था। सोवियत यूनियन टेक्नोलॉजी में पीछे रह गया था वेस्ट के मुकाबले में, इंफ्रास्ट्रक्चर भी इतना बढ़िया नहीं था सोवियत यूनियन का यूएसए के कंपैरिजन में, या फिर हम कह सकते हैं वो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक एस्पिरेशंस नहीं फुलफिल कर पा रहा था अपने सिटीजन्स की। अब और ज़्यादा बुरी हालत तो तब हुई जब सोवियत ने अफगानिस्तान में अपना इन्वेजन कर लिया 1979 में, मार्क इट एज स्टार, ठीक है। इससे सिस्टम और ज़्यादा वीक हो गया, ठीक है। अब कंट्री के अंदर प्रोडक्टिविटी, टेक्नोलॉजी वो गिरती जा रही है वेस्ट के मुकाबले में, शॉर्टेज हो रही है कंज्यूमर गुड्स की। इससे क्या होगा, इंपोर्ट करवाना पड़ेगा फूड इंपोर्ट ज़्यादा होगा तो क्या होगा, सोवियत इकोनॉमी और कमज़ोर होती चली जाएगी, और लेट 1970s में तो वो स्टेगनेंट हो गई थी। स्टेगनेंट यानी कि ग्रो ही ना करना, या फिर बहुत बहुत कम रेट से ग्रो करना इज़ नोन एज स्टेगनेंट, ठीक है। इकोनॉमिक्स में पढ़ा भी होगा। गोर्बाचेव एंड दी डिसइंटीग्रेशन, अब गोर्बाचेव एक पर्सन आते हैं और उन्हीं की वजह से कहीं ना कहीं डिसइंटीग्रेशन भी हो जाता है वीकेंड से, तो वो जान लेते हैं। सबसे पहली बात, ये गोर्बाचेव थे कौन, इनका पूरा नाम था मिखाइल गोर्बाचेव, ठीक है। ये जनरल सेक्रेटरी थे कम्युनिस्ट पार्टी के सोवियत यूनियन में, कब बने थे 1985 में, यहाँ पर भी स्टार मार्क कर लो अपनी बुक के अंदर, ठीक है। आई होप सब मार्क करते जा रहे हो। रिफॉर्म्स वर नेसेसरी टू कीप द यूएसएसआर एब्रीस्ट, अब ये जो मिखाइल गोर्बाचेव नाम के पर्सन थे, ये तो थे तो कम्युनिस्ट पार्टी के ही, लेकिन इन्होंने सोचा कि भाई हमारी जो ये सोवियत यूनियन है ये थोड़ी सी लैग बिहाइंड होती जा रही है, मतलब पीछे रहती जा रही है वेस्ट के मुकाबले में, तो हमें कुछ रिफॉर्म्स लाने पड़ेंगे, कुछ टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशंस करने पड़ेंगे ताकि हम वेस्ट के मुकाबले में बने रहें, ठीक है। तो गोर्बाचेव ने सोचा कि हमें सबसे पहले तो वेस्ट के साथ अपने रिलेशंस नॉर्मलाइज करने पड़ेंगे, और दूसरा हमें डेमोक्रेटाइज करना पड़ेगा, सोवियत यूनियन को डेमोक्रेटाइज करना पड़ेगा। ये दो चीज़ें उन्होंने सोची, लेकिन उनकी रिफॉर्म से क्या उनके यूनियन पे फ़र्क पड़ेगा ये किसी ने भी नहीं सोचा था, यहाँ तक कि उन्होंने भी नहीं सोचा था, ठीक है। अब उनके ये रिफॉर्म्स आते ही जो ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ थी, जो सोवियत यूनियन का पार्ट थी, उन्होंने कर दिया शुरू प्रोटेस्ट अपनी गवर्नमेंट और सोवियत कंट्रोल के खिलाफ। इससे क्या हुआ, धीरे धीरे सारे सोवियत रिजाइम्स जो हैं, कम्युनिस्ट रिजाइम्स जो हैं, वो कोलैप्स करने लगे एक के बाद एक, यानी कि हर जगह से कम्युनिस्ट पार्टी का कंट्रोल गिरना शुरू हो गया। अब बहुत तेज़ी से ये चीज़ें होने लगी, ये क्राइसिस बढ़ता ही चला गया। इससे क्या होने लगा, डिसइंटीग्रेशन का खतरा बढ़ गया कि भाई अब तो सोवियत यूनियन टूटने वाला है। गोर्बाचेव की जो पॉलिसीज़ थी ना, इससे इकोनॉमिक, पॉलिटिकल हर तरीके से चेंज होने वाला था, ठीक है। डेमोक्रेटाइजेशन वो चाहते थे कंट्री में हो जाए, लेकिन इन रिफॉर्म्स का कम्युनिस्ट पार्टी के दूसरे लीडर्स ने ओपोजिशन शो किया, मतलब नहीं माने कि भाई ऐसा नहीं हो सकता। बेशक वो थे उन्हीं की पार्टी के, लेकिन उन्हीं की पार्टी के दूसरे लोगों ने मना कर दिया कि भाई ऐसा नहीं हो सकता। अब एक कूप स्टार्ट होगा, कूप का मतलब हम कह सकते हैं एक सिविल वॉर टाइप, या फिर एक क्राइसिस स्टार्ट हो गया कंट्री के अंदर, मतलब सोवियत यूनियन के अंदर 1991 में, ठीक है। अब इस कूप को और ज़्यादा भड़का दिया कम्युनिस्ट पार्टी हार्डलाइनर्स ने, यानी कि जो कम्युनिस्ट पार्टी के जो कट्टरपंथी थे, उन्होंने और ज़्यादा भड़काऊ बयान दे दिए कि भाई ये कम्युनिस्ट पार्टी हटाना चाहते हैं। ये कूप जो था ना, ये कम्युनिस्ट पार्टी के फेवर में था, और कम्युनिस्ट पार्टी हार्डलाइनर्स ने तो और ज़्यादा भड़का दिया इन्हें कि भाई ये कम्युनिस्ट पार्टी को हटाना चाहते हैं, सोशलिज्म हमारी जो पॉलिसी है उसे हटाना चाहते हैं। तो इससे क्या हुआ, लोगों ने इसे फ्रीडम का टेस्ट जो है वो चख लिया था। अब वो नहीं चाहते थे कि भाई वो कम्युनिस्ट पार्टी वापस से अपनाए, कम्युनिस्ट पार्टी भी उन्हें अच्छी नहीं लगती थी, अब वो कुछ नया ही चाहते थे। अब इसमें एक नए पर्सनालिटी दिखते हैं जो कि है बोरिस येल्सिन, और इसे भी आप कर लीजिए स्टार या फिर क्लाउड बना लीजिए, जो भी आप चाहें। अब बोरिस येल्सिन जो है एक नेशनल हीरो के तौर पर उभरे, उन्होंने इस कूप को अपोज करा। अब ये बोरिस येल्सिन जो थे ना, उन्होंने रशियन रिपब्लिक में एक इलेक्शन जीता, जब वो पॉपुलर हो गए थे, ठीक है, वो पॉपुलर हो गए थे इलेक्शन जीत के। अब उन्होंने सेंट्रलाइज कंट्रोल को, यानी कि जो गवर्नमेंट, कम्युनिस्ट पार्टी का जो कंट्रोल है, उसे बिल्कुल हिलाकर रख दिया।
अब जो पावर थी ना वो सेंटर से दूसरे इलाकों के अंदर जो है पावर शिफ्ट होने लगी। अब गवर्नमेंट इतनी पावरफुल नहीं थी, वो जो अलग अलग रिपब्लिक्स की डिमांड उठने लगी। जो यूरोपियन वाला पार्ट है ना, ईस्ट यूरोपियन पार्ट, अब वो एक अलग स्टेट की डिमांड करने लग गया था। लेकिन जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स थे, वो स्थान वाले, वी कैन से तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान एक्सेट्रा, ये जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स थे, इन्होंने इंडिपेंडेंस की मांग नहीं की, ये सोवियत फेडरेशन में ही रहना चाहते थे। लेकिन फाइनली दिसंबर 1991 में क्या हुआ, येल्सिन की लीडरशिप में रशिया, यूक्रेन और बेलारूस, ये 3 मेजर रिपब्लिक्स बन गए और इन्होंने सोवियत यूनियन को डिसबैंडेड जो है डिक्लेयर कर दिया। अब कम्युनिस्ट पार्टी जो थी वो बैन हो गई थी। कैपिटलिज्म और डेमोक्रेसी को अडॉप्ट करने की बात हुई। जो भी पोस्ट सोवियत रिपब्लिक्स थी, यानी कि जो सोवियत यूनियन से जो निकल के जो अलग अलग कंट्रीज बनी थी, उन्होंने डेमोक्रेसी और कैपिटलिज्म को ही अपनाया था। ठीक है, तो हमने देखा कैसे बोरिस येल्सिन की एंट्री होने के डायरेक्टली बाद कैसे जो सेंटर है वो शेक होने लग गया और सेंटर के शेक होते ही कैसे डिसइंटीग्रेशन हो गया। अब क्या हम पढ़ेंगे कि जैसे ही यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हुआ तो एक नई ऑर्गेनाइजेशन बनी जो थी कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स, यानी कि CIS। ठीक है, अब CIS बनते ही जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स थे वो सरप्राइज हो गए और उन्हें शांत करने के लिए उन्हें फाउंडिंग मेंबर्स बना दिया गया CIS का। अब जो सोवियत यूनियन था उसका सक्सेसर बना रशिया, यानी कि जो सोवियत यूनियन जो था उसकी जगह लेगा अब रशिया सक्सेसर स्टेट बना। जो सोवियत यूनियन की जो सीट थी UN सिक्योरिटी काउंसिल में वो रशिया ने इनहेरिट करी। इसे भी स्टार मार्क कर लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं जहाँ पर मैं स्टार बता रही हूँ। ठीक है, रशिया ने जो भी ट्रीटीज, इंटरनेशनल ट्रीटीज या कमिटमेंट्स जो सोवियत यूनियन ने की थे वो सब कुछ रशिया ने एक्सेप्ट कर लिए और जो भी न्यूक्लियर वेपन्स थे वो सारे रशिया ने ले लिए, यानी कि रशिया एक इकलौता न्यूक्लियर स्टेट बना था सोवियत यूनियन के ख़त्म होने के बाद। और उसने US के साथ मिलकर कुछ डिसआर्मामेंट मेजर्स लिए थे न्यूक्लियर बेसिस पे, मतलब कि जो न्यूक्लियर चीज़ें वो बनाएंगे ना उसको थोड़ा लिमिट कर देंगे, ऐसे उन्होंने कुछ मेजर्स लिए थे, कुछ रूल्स बनाए थे वीकेंड से। अब ओल्ड सोवियत यूनियन बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, मर चुका है, बरिड हो चुका है। ठीक है, अब सोवियत यूनियन जो इतना बड़ा था और 70 सालों के लिए लगभग वो चला, वो एकदम से कैसे डिसइंटीग्रेट हो गया, क्यों डिसइंटीग्रेट हो गया? अब हमें पता है ये बहुत पावरफुल था, तो लेट्स सी, कोई डाउट नहीं है कि इसके अंदर इंटरनल वीकनेस थी। सोवियत पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थे, लोगों की एस्पिरेशन को ये फुलफिल नहीं कर पा रहे थे, तो ये कोलैप्स तो होने ही वाले थे। ठीक है, साथ ही साथ इकोनॉमिक स्टैग्नेशन, बहुत सालों के लिए इकोनॉमिक स्टैग्नेशन रह गई थी सोवियत यूनियन के अंदर, जिससे कंज्यूमर गुड्स की शॉर्टेज होने लगी। बहुत ज़्यादा सोवियत सोसाइटी जो है वो सफ़र कर रही थी। अब सोवियत सोसाइटी ने डाउट करना शुरू कर दिया था, क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दिया था, उस सिस्टम को ओपनली क्रिटिसाइज करने लगे थे अब लोग। अब सिस्टम इतना ज़्यादा वीक कैसे हो गया, इकोनॉमी इतनी स्टेग्नेशन में कैसे आ गई, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी मार्क कर लीजिए, मार्क इट एज स्टार 2। इसका आंसर यही दे रखा है। आंसर बहुत क्लियर है। क्या है आंसर? कि सोवियत इकोनॉमी ने अपने ज़्यादातर रिसोर्सेज, अपने ज़्यादातर पैसा अपने न्यूक्लियर और मिलिट्री अर्सेनल पे खर्च करा है, सैटेलाइट स्टेट बनाने में खर्च करा है। ठीक है, विद इन सोवियत यूनियन वो इन चीज़ों पर खर्चा कर रहे थे, आर्म रेस कंटिन्यू करना चाहते थे। इस वजह से उनकी इकोनॉमी इतनी ज़्यादा वीक हो गई थी। इससे क्या हुआ, बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक बर्डन जो है सिस्टम के ऊपर आ गया था, जिससे वो कॉप अप नहीं कर पा रहा था। उसी टाइम पे सिटीजन्स ज़्यादा नॉलेजेबल हो गए, जागरूक हो गए, उन्हें पता चल गया कि भाई वेस्ट तो बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकली एडवांस है। अब वो डिस्पैरिटीज़ देख पा रहे हैं अपने सिस्टम और वेस्ट के बीच में, कि वेस्ट और हमारे सिस्टम के बीच में तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। इतने सालों के बाद अब क्या होने लगा, लोगों को जानकारी मिलने लगी कि भाई वेस्टर्न में कैपिटलिज्म अपनाया गया है, जिससे कि उनका सिस्टम बहुत ज़्यादा बैकवर्डनेस में चला गया। इससे, इस बैकवर्डनेस की रियलिटी से उन्हें पॉलिटिकल और साइकोलॉजिकल शॉक लगा। तो इसे भी आप इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हो, फिर स्टार मार्क कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स यू नीड टू मार्क। नाउ अब क्या हुआ, सोवियत यूनियन स्टैग्नेंट हो गया था, एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पजेस से लेके या फिर पॉलिटिकल हर सेंस में स्टैग्नेशन आ गया था। अब कम्युनिस्ट पार्टी जो कि 70 साल से रूल कर रही थी, वो अकाउंटेबल नहीं थी लोगों के प्रति। ठीक है, अब क्या हो गया, सेंट्रलाइजेशन था अथॉरिटी का, सारी पावर सेंटर के पास थी, है ना, बहुत ज़्यादा पावर थी। पार्टी ब्यूरोक्रेट्स गेन्ड मोर प्रिविलेजेस, जो पार्टी के ब्यूरोक्रेट्स थे उनके पास बहुत ज़्यादा प्रिविलेजेस थे ऑर्डिनरी सिटीजन्स के कंपैरिजन में। People did not identify with the system and with the rulers and the government increases lost popular backing. अब लोगों को पता चलने लगा था कि भाई उनके सिस्टम में तो बहुत ज़्यादा झोल है। अब पॉपुलैरिटी ख़त्म होती चली गई इस कम्युनिज्म की, इस कम्युनिस्ट पार्टी की पॉपुलैरिटी ख़त्म होती चली गई।
अब गॉर्बाचेव के रिफॉर्म्स से क्या होने वाला था कि वो इस प्रॉब्लम से डील करने वाले थे, है ना, कंट्री को रिफॉर्म करने वाले थे, सॉरी इस इकोनॉमी को, इस यूनियन को रिफॉर्म करने वाले थे, वेस्ट के साथ कैचअप करने वाले थे, है ना। लेकिन उन्होंने प्रॉब्लम को भी सही आइडेंटिफाई करा, आंसर भी निकाल लिया, रिफॉर्म्स लगाने भी वाले थे, लगा भी ली थी हालांकि। तो फिर ऐसा क्या हो गया कि भाई ये सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हो गया। अब मोस्ट बेसिक आंसर क्या हो सकता है कि गॉर्बाचेव रिफॉर्म्स तो लेके आए, लेकिन उससे सोसाइटी दो हिस्सों में बट गई। क्या थे वो हिस्से, वो भी हम देख लेते हैं। मतलब एक ऐसी सिनेरियो क्रिएट हो गया था उनके रिफॉर्म्स की वजह से सोसाइटी में, जो कि कंट्रोल करना बहुत इम्पॉसिबल हो गया था। सोसाइटी के एक पार्ट को लगता था, एक सेक्शन को लगता था कि गॉर्बाचेव को थोड़ा सा जल्दी ये रिफॉर्म्स लागू करने चाहिए। मतलब वो सेटिस्फाइड नहीं थे, वो इम्पेशेंट थे और डिसअपॉइंटेड भी थे कि वो थोड़ा और जल्दी नहीं रिफॉर्म्स ला सकते। वो जो बेनिफिट चाहते थे वो उन्हें नहीं मिल रहा था उनके अकॉर्डिंगली, या फिर बेनिफिट मिल भी रहा था तो बहुत स्लो था, जिससे वो सेटिस्फाइड नहीं थे। दूसरे लोग, दूसरा सेक्शन ऑफ सोसाइटी क्या सोच रहा था कि वो तो बहुत जल्दी रिफॉर्म्स ला रहे हैं। और वो दूसरा सेक्शन कौन था? कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर्स। तो भाई उनसे उनकी पावर छिन रही है, ऐसा उन्हें लग रहा था। उनका बिल्कुल अपोजिट व्यू था। उनको लग रहा था कि उनके हाथ से पावर और प्रिविलेजेस इरोड हो रहे हैं, जा रहे हैं। गॉर्बाचेव बहुत जल्दी रिफॉर्म्स ला रहे हैं, और इस टग ऑफ वॉर के बीच में गॉर्बाचेव को ना तो उधर का सपोर्ट मिला, ना ही इधर का सपोर्ट मिला। ठीक है, पब्लिक ओपिनियन बिल्कुल बट गया। अब जो उनके साथ थे वो ऐसे ही इल्यूजन में आ गए, जलावे में आ गए कि भाई ये तो अपने पॉलिसीज को डिफेंड ही नहीं कर पा रहे हैं। तो मतलब कोई भी उनके साथ रहा ही नहीं, किसी का सपोर्ट उन्हें मिला ही नहीं। क्या इस सब चीज़ों से सोवियत यूनियन का कोलैप्स हुआ, या फिर और भी कोई चीज़ें थी? अब और भी कोई चीज़ थी जिसको देखकर ऑब्जर्वर और इनसाइडर बहुत ज़्यादा सरप्राइज्ड हैं। क्या चीज़ें थी? वो थी राइज ऑफ नेशनलिज्म, यानी कि कंट्री के अंदर, यूनियन के अंदर नेशनलिज्म का राइज हो गया था। लोग सोवरेनिटी की डिमांड करने लगे थे कि भाई हम एक अपना अलग रिपब्लिक बनाएंगे, जैसे कि रशिया, बाल्टिक रिपब्लिक जैसे कि एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, यूक्रेन, जॉर्जिया, ये अलग अलग रिपब्लिक्स की डिमांड करने लगे थे। तो ये बहुत इमीडिएट कॉज हो सकता है यूएसएसआर की डिसइंटीग्रेशन का। लेकिन लोगों का अलग अलग व्यू है इस पर्टिकुलर डिसइंटीग्रेशन के बारे में। एक व्यू ये भी है कि नेशनल अर्जेस एंड फीलिंग्स वर वेरी मच एट वर्क थ्रू आउट द हिस्ट्री ऑफ सोवियत यूनियन, एंड दैट वेदर और नॉट द रिफॉर्म्स हैड अकर्ड देयर वुड हैव बीन एन इंटरनल स्ट्रगल विद इन द सोवियत यूनियन। यानी कि रिफॉर्म्स आते या नहीं भी आते तो भी सोवियत यूनियन के अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल चल रहा था, उसको डिसइंटीग्रेट होना ही था। उसकी हम साइज देखेंगे, डाइवर्सिटी देखेंगे तो सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेट होना कोई बड़ी बात नहीं है। उसके अंदर इंटरनल प्रॉब्लम्स ग्रो हो रही थी बहुत ज़्यादा। कुछ लोग सोचते हैं कि गॉर्बाचेव की रिफॉर्म से क्या हुआ कि नेशनलिस्ट डिससेटिस्फैक्शन जो है ना वो बढ़ती चली गई, इस हद तक बढ़ गई कि गवर्नमेंट और रूलर्स उसे कंट्रोल ही नहीं कर पाए, कि लोग इतना ज़्यादा कम्युनिस्ट पार्टी को अपोज करने लगे कि गवर्नमेंट कंट्रोल ही नहीं कर पाई। Ironically, during the Cold War, many thought that nationalist unrest would be strongest in the Central East. कोल्ड वॉर के टाइम पे ऐसा लगता था कि नेशनलिस्ट अनरेस्ट, यानी कि ये जो डिमांड है इससे फ्री होने की, ये सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स में जागेगी। क्यों? क्योंकि वो एथनिकली, रिलीजियसली बहुत अलग है, बहुत ज़्यादा एथनिक और रिलीजियस डिफरेंसेस है सेंट्रल एशियन रिपब्लिक में। तो वहीं से डिवाइड होने की आशंका थी सोवियत यूनियन की। वो इलाका इकोनॉमिकली बैकवर्ड भी था, यानी कि इतने ज़्यादा इकोनॉमिकली प्रॉस्पेरस नहीं था ये रीजन। लेकिन क्या चीज़ हमें देखने को मिली कि जो ये नेशनलिस्ट मूवमेंट है, ये नेशनलिस्ट की भावना है, ये यूरोप वाले रीजन से प्रॉस्पर होने लगी, है ना। ये जागी कहाँ से? यूरोप वाले रीजन ने डिमांड करा था सबसे पहले। लगा तो था कि सेंट्रल एशियन रीजन्स डिमांड करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ईस्ट यूरोपियन रीजन्स ने डिमांड करा। क्यों? क्योंकि ये जो रीजन्स थे ना, ईस्ट यूरोपियन वाले रीजन्स जो थे वो बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरस थे, और ये जो सेंट्रल एशियंस वाले थे वो इतने प्रॉस्पेरस नहीं थे। ईस्ट यूरोपियन वाले रीजन्स को लग रहा था कि उनका जो वेल्थ है, पैसा है, वो सेंट्रल एशियंस के ऊपर खर्च किया जा रहा है ताकि उनको सोवियत यूनियन में रखा जाए, मेंटेन किया जाए। ठीक है, तो ये सब कुछ देखने को मिला। अब इस डिसइंटीग्रेशन की वजह से क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज देखने को मिले वो हम देख लेते हैं एक बार। The collapse of Second World of the Soviet Union and the socialist system in the Eastern Europe had profound consequences for world politics. बहुत ज़्यादा consequences देखने को मिले। सबसे पहले हम बात करें क्या consequence देखने को मिला था? End of Cold War confrontation. Cold War की समाप्ति हो गई थी। Ideological dispute, यानी कि सोशलिस्ट बढ़िया है या कैपिटलिस्ट बढ़िया है, ये खत्म हो गया था क्योंकि यूएसएसआर ही खत्म हो गया है। ठीक है, अब आर्म रेस की भी जो है एंड हो गया था। आर्म रेस जो है वो भी खत्म हो गई थी और शांति आ गई थी। और क्या हुआ था
यूनिपोलर सिस्टम आ गया था। यानी कि यूनिपोलर का क्या मतलब होता है, एक ही सुपर पावर बन गई थी या फिर अलग अलग कंट्रीज पावर में आई थी। तो इसका आंसर है एक ही सुपर पावर बनी रही थी कुछ टाइम तक, वो थी यूएस। यूएस ने बहुत टाइम तक डोमिनेट किया, यूएस बहुत टाइम तक सोल सुपर पावर बना रहा था। ठीक है, अब तो मल्टीपोलर वर्ल्ड है, यानी कि बहुत सारी कंट्रीज जो है वो पावरफुल हैं, हम कह सकते हैं ऐसा। अब यूएस इतनी ज़्यादा पावरफुल कंट्री उभर कर आई, तो उसको देख देख कर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बहुत ज़्यादा डोमिनेंट हो गई थी इंटरनेशनली। सभी ने कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को ही अपनाना शुरू कर दिया। वर्ल्ड बैंक जैसे इंस्टीट्यूशन, आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जैसे इंस्टीट्यूशंस जो हैं बहुत ज़्यादा पावरफुल एडवाइजर्स बन गए, कंट्रीज़ को एडवाइस देने लगे, लोन्स देने लगे, ताकि वो कैपिटलिज्म इकोनॉमी पे शिफ्ट कर सके। यूएसएसआर के जो रिपब्लिक्स जो आज़ाद हुए थे, अब उनको कैपिटलिज्म पे शिफ्ट करना था, तो वो किसकी मदद से शिफ्ट किया उन्होंने? वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ की मदद से। और ये बहुत पेनफुल शिफ्ट था, जिसे हम आगे पढ़ने वाले हैं शॉक थेरेपी में। अब तीसरी चीज़ क्या देखने को मिली, बहुत सारी नई कंट्रीज़ फॉर्म हो गई थी। ठीक है, अलग अलग उनकी चॉइसेस थी, अलग अलग एस्पिरेशंस थी इन कंट्रीज़ की। कुछ थी जैसे बाल्टिक और ईस्ट यूरोपियन स्टेट्स, वो यूरोपियन यूनियन ज्वाइन करना चाहती थी। कुछ नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इस फुल फॉर्म को भी याद करना पड़ेगा आपको। ठीक है, ईयू, यूरोपियन यूनियन, नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, तो कुछ इसे ज्वाइन करना चाहती थी। सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ क्या चाहती थी कि वो अपनी ज्योग्राफिकल लोकेशन का फ़ायदा उठाएं और वो रशिया के साथ, वेस्ट के साथ, यूएस के साथ, चाइना के साथ अपने टाइज को स्ट्रॉन्ग बनाएं। ठीक है, इसी वजह से इंटरनेशनल सिस्टम में नए प्लेयर्स उभर कर आए, अपनी अलग आइडेंटिटी के साथ, इंटरेस्ट के साथ और इकोनॉमिक और पॉलिटिकल डिफिकल्टीज के साथ। शॉक थेरेपी, अब शॉक थेरेपी देखने को मिली पोस्ट कम्युनिस्ट रिजाइम्स, यानी कि जो सोवियत यूनियन से अलग अलग रिपब्लिक्स उभर कर आए, उन्होंने शॉक थेरेपी सफ़र की। शॉक थेरेपी क्या थी? देखो, पहले ये कम्युनिज्म को फॉलो करती थी ये सोवियत यूनियन, अब इन्हें कम्युनिज्म से कैपिटलिज्म में शिफ्ट करना था वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ इन इंस्टीट्यूशंस की मदद से, तो इसी को बोला जाता है शॉक थेरेपी। ये बहुत पेनफुल प्रोसेस था। ठीक है, अब इन्हें अथॉरिटेरियन सोशलिस्ट सिस्टम से डेमोक्रेटिक कैपिटलिस्ट सिस्टम पे शिफ्ट होना था। ठीक है, अब रशिया, सेंट्रल एशिया, यूरोप कैसे वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ की मदद से शिफ्ट हुई कैपिटलिज्म इकोनॉमी पे, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी पे, सॉरी, तो इसी को बोला जाता है शॉक थेरेपी। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, तो इसको मार्क कर लीजिए क्योंकि ये एग्जामिनेशन में आता ही आता है। ठीक है, शॉक थेरेपी वेरिड इन इंटेंसिटी एंड स्पीड, मतलब कि कहीं पर इसके जो है प्रभाव बहुत ज़्यादा था, कहीं पर कम था, कहीं पे इसका इम्पैक्ट कम, कहीं पे ज़्यादा। ठीक है, शॉक थेरेपी की इंटेंसिटी और स्पीड हर जगह पे अलग अलग थी, लेकिन सभी ने इस चीज़ को फेस किया था। ईच ऑफ दीज कंट्री वॉज रिक्वायर्ड टू मेक अ टोटल शिफ्ट, सभी को एक टोटली शिफ्ट करना था और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में उन्हें ट्रांसफ़र करना था। ठीक है, यानी कि उनको बिल्कुल अपनी रूट्स को ही चेंज करना था, मतलब पूरा का पूरा स्ट्रक्चर उन्हें हटाना था और नया सिस्टम अडॉप्ट करना था। प्राइवेट ओनरशिप को उन्हें लाना था, यानी कि पहले सब कुछ किसके हाथ में था? स्टेट के पास, स्टेट ओनरशिप था, प्राइवेट ओनरशिप लाना था। ठीक है, प्राइवेटाइजेशन करना था सभी स्टेट असेट्स का, कॉर्पोरेट ओनरशिप पैटर्न्स वर टू बी इमीडिएटली ब्रॉट इन। ठीक है, ये सब कुछ करना था। कलेक्टिव फार्म्स को क्या करना था? प्राइवेट फार्मिंग में कन्वर्ट करना था। एग्रीकल्चर को कैपिटलिस्ट बनाना था। अब इससे बाहर निकलने का कोई तीसरा रास्ता नहीं था, सोशलिस्ट अपनाओ या फिर कैपिटलिज्म अपनाओ। अब शॉक थेरेपी में बहुत बड़ा चेंज आया था एक्सटर्नल ओरिएंटेशन में भी, यानी कि बाहरी रिलेशंस भी बहुत ज़्यादा चेंज हुए थे इन इकोनॉमीज़ के। डेवलपमेंट वॉज नाउ एनविजेज्ड थ्रू मोर ट्रेड, अब डेवलपमेंट करने के लिए उन्हें ज़्यादा ट्रेड करना था, उसके लिए फ्री ट्रेड, रिजाइन, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इनको मेन इंजन माना गया था इस शॉक थेरेपी का। ठीक है, मतलब कि अगर डेवलपमेंट लानी थी, ये जो इकोनॉमीज़ थी जिन्होंने कैपिटलिज्म को अडॉप्ट करा था, इनके लिए अब इनको ओपन बनाना था। ओपन बनाने के लिए फ्री ट्रेड रिजाइन लाई गई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ओपननेस, फॉरेन इन्वेस्टमेंट में ओपननेस लाई गई, फाइनेंशियली ओपन किया गया उन्हें, करेंसी कन्वर्टेबिलिटी, ये सारी चीज़ें लाई गई। फाइनली ट्रांजिशन ऑल्सो इन्वॉल्व अ ब्रेकअप ऑफ द एग्जिस्टिंग ट्रेड अलायंसेस। देखो, पहले सोवियत यूनियन में क्या होता था, एक दूसरे के साथ ऐसे ही ट्रेड कर लेते थे, बाहर से ट्रेड नहीं करवाते थे, है ना। अब वो वाला अलायंस तोड़ना पड़ा इन्हें और दूसरी कंट्रीज़ के साथ, दूसरे वेस्टर्न, अदर सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के साथ इन्होंने ट्रेड करना शुरू करा। ठीक है, These states were thus to be gradually absorbed into the Western economic system. अब ये जो states थे, ये वेस्टर्न इकोनॉमिक सिस्टम में मिलना था इन्हें। ठीक है, अब जो वेस्टर्न कैपिटलिस्ट स्टेट्स थे ना, उन्होंने भी इन्हें गाइडेंस प्रोवाइड करी कि ये कैसे डेवलप होंगी।
ठीक है, बहुत एजेंसीज और ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू उन्होंने इन्हें गाइडेंस प्रोवाइड करी। अब शॉक थेरेपी के क्या कॉन्सिक्वेंसेस थे, क्या आउटपुट मिला इस शॉक थेरेपी से। अब ये जो शॉक थेरेपी हुई थी 1990s में, इससे क्या हुआ, इकोनॉमीज जो थी वो बिल्कुल रुइन हो गई, लोगों में एक डिज़ास्टर देखने को मिला। रशिया जैसे बहुत बड़े इस कंट्री के अंदर क्या हुआ, जो इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स था ना वो बिल्कुल कोलैप्स हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया था। लगभग 90% जो इंडस्ट्रीज़ थी, 90% इंडस्ट्रीज जो थी उन्हें बेच दिया गया प्राइवेट इंडिविजुअल्स को या फिर कंपनीज़ को। ठीक है, अब इसमें सब कुछ जो है रिस्ट्रक्चर करना था, यानी कि पूरा स्ट्रक्चर ही चेंज करना था। तो ये सब कुछ मार्केट फोर्सेस के द्वारा किया गया। इकोनॉमिक्स में आप पढ़ते होंगे, गवर्नमेंट की कोई भी पॉलिसीज़ जो है इसमें फॉलो नहीं की गई थी। ठीक है, और इसको लार्जेस्ट गराज सेल माना जाता है हिस्ट्री में, तो इसे स्टार मार्क कर लो। यानी कि जो वैल्यूएबल इंडस्ट्रीज़ थी उनको कोड़ियों के भाव यानी कि थ्रो अवे प्राइजेस में बेच दिया गया था। सभी सिटीजन्स को वाउचर्स दिए गए थे सेल में पार्टिसिपेट करने के लिए, लेकिन कुछ सिटीजन्स ने अपने वाउचर्स ब्लैक मार्केट में बेच दिए गए थे क्योंकि उन्हें पैसे चाहिए थे। ठीक है, अब इससे क्या हुआ, रूबल की वैल्यू एकदम से शिफ्ट हुआ, डिजास्टर आया इकोनॉमी में, एकदम से इकोनॉमी गिरती चली गई। तो जो रशियन करेंसी है रूबल, उसमें बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिली। इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हाई हुआ, यानी कि बहुत ज़्यादा रेट बढ़े, लोगों ने अपनी बिल्कुल सेविंग्स खो दी। द कलेक्टिव फार्म सिस्टम डिसइंटीग्रेटेड लीविंग पीपल विदाउट फूड, कलेक्टिव फार्म सिस्टम जो है वो ख़त्म हो गया था, तो फूड सिक्योरिटी नहीं बची थी। रशिया को बहुत ज़्यादा फूड इंपोर्ट करना पड़ा, और रशिया का जीडीपी 1999 में 1989 से भी जो है कम पहुंच गया था। अब जो ओल्ड सिस्टम था सोशल वेलफेयर का वो नहीं बचा, वो डिस्ट्रॉय हो गया था। गवर्नमेंट सब्सिडीज़ अब नहीं मिलती थी लोगों को, इससे लोग पुवर्टी में जो है शिफ्ट होते चले गए। मिडिल क्लास जो थी वो सोसाइटी की पेरिफेरी यानी कि बाउंड्री पे पहुंच गए बिल्कुल, और जो थोड़े पढ़े लिखे लोग थे वो माइग्रेट कर गए। ठीक है, अब एक माफिया यानी कि एक डोमिनेशन यानी कि जो लोग जिनके पास उस टाइम पे पैसा था वो माफिया बन गए, यानी कि वो डोमिनेंट बन गए थे। उन्होंने इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कंट्रोल करनी शुरू कर दी, प्राइवेटाइजेशन हो गई, जिससे डिस्पैरिटीज़ डिफरेंसेस बढ़ गए। जो पोस्ट सोवियत स्टेट्स थे, यानी कि जो सोवियत यूनियन में जो स्टेट्स पहले थे वो जैसे कि रशिया, ये डिवाइड हो गए रिच और पुअर रीजन्स में। ठीक है, रिच और पुअर ये हो गया अब डिफरेंस। अनलाइक द अर्लियर सिस्टम देयर वाज नाउ ग्रेट इकोनॉमिक इनइक्वालिटी बिटवीन पीपल, लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक इनइक्वालिटी बढ़ गई थी इन रीजन्स में। अब इससे क्या हुआ, जितनी ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन इकोनॉमिक वे में देखी गई, यानी कि जितना इकोनॉमिक वेज पे अटेंशन दिया गया उतना ज़्यादा डेमोक्रेसी के ऊपर या फिर पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स में उतना ध्यान नहीं दिया गया इन पोस्ट सोवियत स्टेट्स के ऊपर। इन कंट्रीज़ का कॉन्स्टिट्यूशन बहुत जल्दबाजी में ड्राफ्ट कर दिया गया, इससे क्या हुआ, पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे से नहीं हो पाया। जैसे कि रशिया में जो प्रेसिडेंट है उसे स्ट्रांग बना दिया गया, जबकि जो पार्लियामेंट है उसको वीक बना दिया गया। अब मोनोपोली कौन एंजॉय करेगा, प्रेसिडेंट। सिमिलरली सेंट्रल एशिया में जैसे कि उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के प्रेसिडेंट्स, इनको ज़्यादा पावर दे दी गई। इससे क्या हुआ, पहले 10 सालों के लिए प्रेसिडेंट बने, फिर और 10 सालों के लिए ऐसे, और इन्होंने कोई अपोजिशन भी अलाउ नहीं किया था। ठीक है, कोई अपोज भी नहीं कर सकता था। तो ये सारी चीज़ें देखने को मिली क्योंकि इन्होंने पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स पे इतना ध्यान नहीं दिया। और इन कंट्रीज़ में तो जुडिशरी मतलब बहुत लेट तक भी एस्टेब्लिश नहीं हुई, यानी कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी एस्टेब्लिश नहीं हुई थी। लेकिन हमने पढ़ा है कि जुडिशरी शुड बी इंडिपेंडेंट, ठीक है, ताकि वो बिना कुछ दबाव के में आए डिसीजंस ले सके, जस्टिस कर सके कंट्री के अंदर। अब ज़्यादातर इकोनॉमीज जैसे कि रशिया, ये लगभग 2000 के आसपास इन्होंने रिवाइव करना शुरू कर दिया था इंडिपेंडेंस के 10 साल बाद। अब ये रिवाइव क्यों होने लगे थे, क्योंकि इन्होंने नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया था, जैसे कि ऑयल, नेचुरल गैस, मिनरल्स एक्सेट्रा। अजरबैजान, कजाकिस्तान, रशिया, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान, ये कुछ मेजर ऑयल और गैस प्रोड्यूसर्स हैं। ठीक है, दूसरी कंट्रीज़ ने गेन किया था क्योंकि ऑयल पाइपलाइंस बिछी हुई थी। मतलब कुछ कंट्रीज़ थी उन्होंने अपने नेचुरल जो रिसोर्सेज हैं वो बाहर एक्सपोर्ट करने शुरू कर दिए। बाकी के जो दूसरी कंट्रीज़ थी उनके बीच में से ऑयल पाइपलाइंस पास होती हैं। अब ऑयल पाइपलाइंस पास होती हैं तो उन कंट्रीज़ को ये जो पाइपलाइंस जिसकी है ना उनको रेंट देना पड़ता है। रेंट देने की वजह से अब रेंट ले रही हैं वो कंट्रीज़, तो वो भी प्रॉस्पेरस होने लगी, वो भी रिवाइव करने लगी। ठीक है, टेंशंस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। अब ये जो स्टेट्स बने, ये रिपब्लिक्स बनी, इनके अंदर क्या क्या टेंशंस और झगड़े देखने को मिले वो हम देखते हैं। मोस्ट फॉर्मर सोवियत रिपब्लिक्स आर प्रोन टू कॉन्फ्लिक्ट्स। अब इनके अंदर बहुत झगड़े चल रहे थे, सिविल वॉर शुरू हो गई थी, इंसर्जेंसीज आ गई थी। ठीक है,
अब रशिया जो था ना वो दो रिपब्लिक्स चेचन्या और दागिस्तान इसमें बटा हुआ था, ठीक है। इनके अंदर वॉयलेंट सक्सेशनिस्ट मूवमेंट चले, यानी कि कौन जीतता है, कौन सक्सेस पाता है, कौन सक्सेशन लेता है, तो ऐसे मूवमेंट्स चलने लगे इनके अंदर। अब मॉस्को ने सोचा कि भाई इनसे निपटने का तो एक ही तरीका है कि बॉम्बिंग कर दी जाए। बॉम्बिंग की गई, जिससे क्या हुआ, ह्यूमन राइट्स वायोलेट भी हुए, लेकिन कोई भी रास्ता नहीं निकल पाया, इंडिपेंडेंट नहीं हो पाए वो। सेंट्रल एशिया में ताजिकिस्तान में सिविल वॉर चल रही थी, लगभग 10 साल तक वॉर चली, 2001 तक, ठीक है। अब द रीजन एज अ होल हैज मेनी सेक्टेरियन कॉन्फ्लिक्ट्स, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट चलते हैं इस रीजन में। अजरबैजान के प्रोविंस ऑफ नगारो कराबाख, इस रीजन में क्या हुआ, कुछ आर्मीनियंस जो थे वो आर्मीनिया ज्वाइन करना चाहते थे, उस रीजन को आर्मीनिया में मिक्स करना चाहते थे। जॉर्जिया में दो प्रोविंसेस जो हैं वो इंडिपेंडेंट पाना चाहते हैं, मतलब इसी चक्कर में सिविल वॉर चल गई, ठीक है। देयर आर मूवमेंट्स अगेंस्ट द एग्जिस्टिंग रिजाइम्स इन यूक्रेन, किर्गिस्तान, जॉर्जिया। तो इन रीजन्स में अभी भी जो है प्रोटेस्ट या फिर वी कैन से मूवमेंट्स, ये सब कुछ चलते ही रहते, कॉन्फ्लिक्ट्स अभी भी चल रहा है। कंट्रीज एंड प्रोविंसेस आर फाइटिंग ओवर रिवर वाटर के ऊपर लड़ाई हो जाती है इन कंट्रीज़ की, बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज ऑर्डिनरी सिटीजन्स को फेस करनी पड़ती है इस इंस्टेबिलिटी के कारण। द सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स आर एरियाज विद, अब जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स है ना, उस एरिया में बहुत ज़्यादा हाइड्रोकार्बन रिसोर्सेज हैं, तो इससे उन्हें इकोनॉमिक बेनिफिट मिलता है। सेंट्रल एशिया हैज़ ऑल्सो बिकम जोन ऑफ कॉम्पिटिशन बिटवीन आउटसाइड पावर्स एंड ऑयल कंपनीज। ऑयल कंपनीज और जो दूसरी आउटसाइड पावर्स हैं उनके बीच में कंपटीशन चलता रहता है इन हाइड्रोकार्बन रिसोर्सेज के चलते, ठीक है। ये रीजन रशिया, चाइना, अफगानिस्तान, पाकिस्तान के आसपास का है, ठीक है। वेस्ट एशिया के भी ये क्लोज है। आफ्टर 9/11 यानी कि सितंबर 11, 2001 में यूएस ने क्या करा, अपने मिलिट्री बेसिस जो हैं इस रीजन में बनाने शुरू कर दिए थे, ठीक है, ताकि जो इराक और अफगानिस्तान में उसकी वॉर चल रही है ना, उस टाइम पे उनके एयरप्लेन्स इन बेसिस के ऊपर रह सके या फिर लैंड कर सके, फ्लाई कर सके इन टेरिटरीज़ के ऊपर, इसीलिए उन्होंने पैसे देके हायर करने शुरू कर दिए थे अपने बेसिस यहाँ पर। लेकिन रशिया इन रीजन को अपने आसपास मानता है, तो वो नहीं चाहता कि यहाँ पर यूएस से अपने बेस क्रिएट करे, क्योंकि ये इलाका रशियन इन्फ्लुएंस में ही रहना चाहिए, वो ऐसा मानता है। और चाइना के भी इस एरिया में अपने खुद के इंटरेस्ट हैं, क्यों, क्योंकि ये एरिया जो है ये रिच है ऑयल रिसोर्सेज में, और चाइनीज़ जो है वो इस एरिया में इन बॉर्डर्स के आसपास ट्रेड करने लगे और रहने भी लग गए हैं। ईस्टर्न यूरोप, जेकोस्लोवाकिया जो है शांति से दो टुकड़ों में बट गया, एक तो है जैक्स और दूसरा है स्लोवाक्स, ठीक है। ये दोनों इंडिपेंडेंट कंट्रीज बन गए। लेकिन जो बाल्कन रिपब्लिक्स है यूगोस्लाविया की, वहाँ पर बहुत बुरा वाला कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था 1991 के बाद। इट ब्रोक अपार्ट विद सेवरल प्रोविंसेस, ये बहुत सारे प्रोविंसेस में टूट गया, क्रोएशिया, स्लोवेनिया, बोस्निया एंड हर्जिगोविना, ठीक है, डिक्लेयरिंग इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करते हुए। एथनिक सर्ब्स अपोजेस, लेकिन जो वहाँ के एथनिक सर्ब्स थे, एक वहाँ की एथनिक ग्रुप है, उन्होंने अपोज किया इस चीज़ को। मसैकर ऑफ नॉन सर्ब बोस्नियंस फॉलोड, ठीक है, और जो दूसरे थे उन्होंने भी उन्हें फॉलो करा। नाटो ने इंटरवीन किया, तो क्या हुआ, बॉम्बिंग स्टार्ट हो गई और धीरे धीरे एथनिक सिविल वॉर भी वहाँ पर शुरू हो गई। अब इंडिया के इन पोस्ट कम्युनिटीज़ कंट्रीज़ के साथ कैसे रिलेशंस हैं वो अब हम पढ़ते हैं। इंडिया ने इनके साथ बहुत अच्छे रिलेशंस मेंटेन करे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा अच्छे रिलेशन उसके रशिया के साथ है, ठीक है। और रशिया के रिलेशन इंडिया के साथ, ये इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है उनकी इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का। अब इंडो रशियन रिलेशंस आर एम्बेडेड इन हिस्ट्री ऑफ ट्रस्ट एंड कॉमन इंटरेस्ट। अब जो इंडो रशियन रिलेशनशिप है वो ट्रस्ट और कॉमन इंटरेस्ट के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। हमारे पॉपुलर परसेप्शंस है, यानी कि जो इंडिया है और रशिया है उसकी आइडियोलॉजी मिलती है, ठीक है। इंडिया के हीरो जैसे कि राज कपूर से लेकर अमिताभ बच्चन तक, वो वहाँ पर उनके नाम सुनाई देते हैं सोवियत कंट्रीज़ में, ठीक है। हिंदी फिल्म सॉन्ग्स वहाँ पर सुनाई देते हैं उस रीजन के अंदर। इंडिया उनकी मेमोरी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। रशिया और इंडिया जो है एक सेम विजन शेयर करते हैं, यानी कि रशिया और इंडिया दोनों मानते हैं कि वर्ल्ड शुड बी मल्टीपोलर, यानी कि बहुत सारी कंट्रीज़ होनी चाहिए जो कि पावरफुल हो, किसी एक पर्टिकुलर कंट्री का जो डोमिनेंस है वो नहीं होना चाहिए। ऑर्डर इज टू को एग्जिस्ट ऑफ सेवरल पावर्स इन द, यही चीज़ है कि बहुत एक ही टाइम पे बहुत सारी पावरफुल कंट्रीज होनी चाहिए। कलेक्टिव सिक्योरिटी एक इशू होना चाहिए, यानी कि अगर एक कंट्री पर अटैक होगा तो सभी कंट्रीज को उसका थ्रेट महसूस होना चाहिए, सभी को उसका एक रिस्पॉन्स देना चाहिए, ठीक है। सबको पीस मेंटेन करके रहना चाहिए, कॉन्फ्लिक्ट्स को जो है सेटल करना चाहिए, इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स जो होते हैं
उनको नेगोशिएशन के थ्रू सेटल करना चाहिए, इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी होनी चाहिए सभी कंट्रीज़ के लिए, सभी को डिसीजन मेकिंग करनी चाहिए यूएन जैसी बॉडीज़ के थ्रू, ठीक है। ये सारी चीज़ें रशिया और इंडिया दोनों ही मानते हैं। लगभग 80 बायलैटरल एग्रीमेंट्स साइन किए गए हैं इंडिया और रशिया के बीच में इंडो रशियन स्ट्रैटेजिक एग्रीमेंट 2001 में, ठीक है। तो यहाँ से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। तो मार्केट एज स्टार, इंडिया स्टैंड्स टू बेनिफिट फ्रॉम इट्स रिलेशनशिप विद रशिया ऑन इशूज़। अब इंडिया को क्या फ़ायदा होता है रशिया के साथ रिलेशनशिप रखने में? जो रशिया है वो इंडिया को सपोर्ट करता है कश्मीर के इशू में, एनर्जी सप्लाई करता है, ठीक है, इन्फॉर्मेशन जो इंटरनेशनल टेररिज्म है उसके ऊपर इंफॉर्मेशन शेयर करता है, फिर सेंट्रल एशिया में एक्सेस प्रोवाइड करता है, चाइना के साथ एक बैलेंस जो है क्रिएट करके रखता है रशिया हमारा, यानी कि बैलेंसिंग का काम करता है। रशिया को क्या बेनिफिट है? इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट आर्म मार्केट है रशिया के लिए, ठीक है, रशिया भी हमारा बेनिफिट ले रहा है। इंडिया की जो मिलिट्री है ना वो अपने ज़्यादातर हार्डवेयर रशिया से ही पाती है, ठीक है। इंडिया एक ऑयल इंपॉर्टिंग नेशन है, इसलिए रशिया बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए भी। बहुत सारे ऑयल क्राइसिस में रशिया ने हमारी हेल्प करी है। इंडिया इज सीकिंग टू इंक्रीज, इंडिया जो है अपनी एनर्जी इंपोर्ट्स जो है वो बढ़ा रहा है रशिया से और कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान से भी। इन रिपब्लिक्स के साथ अगर इंडिया कोऑपरेट करेगा तो उससे क्या होगा, इंडिया जो है इन्वेस्टमेंट और पार्टनरशिप कर पाता है ऑयल फील्ड्स में। रशिया एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इंडिया की न्यूक्लियर एनर्जी प्लान्स का भी, मतलब इंडिया को कोई भी स्पेस इंडस्ट्री में या फिर न्यूक्लियर एस्पेक्ट में कोई भी हेल्प चाहिए होती तो वो रशिया से लेता है। जैसे कि क्रायोजेनिक रॉकेट इंडिया ने लिया था रशिया से। रशिया और इंडिया ये दोनों कोलैबोरेशन करके बहुत सारे साइंटिफिक प्रोजेक्ट्स भी करते हैं, ठीक है। सो आई होप यू हैव गॉट टू नो अबाउट दिस चैप्टर। तो ये पूरा चैप्टर आपका मैंने इसी पर्टिकुलर वीडियो में कवर कर दिया है। सो इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन कमेंट मी डाउन इन द कमेंट सेक्शन एंड ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विद ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स, ठीक है। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।